धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की भी। और आज तो चर्चा करनी पड़ेगी एलन मस्क को लेकर, क्योंकि उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग की बड़ी तारीफ कर डाली है। जी हां, उन्हीं एलन मस्क ने जो अभी कुछ दिन पहले ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, भारत की ईवीएम पर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सत्ता में आते ही ट्रंप के साथ अब वो सत्ता में शामिल हो चुके हैं, उनके सुर बदल गए हैं क्या, और उसको लेकर यहां इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले चर्चा एलन मस्क की होगी, और अब तो वो सिर्फ एक कारोबारी नहीं रहे हैं, अब तो वो एक मंत्री भी बन गए हैं, और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मंत्री, और वो भी सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, ट्रंप के सबसे करीबी। उन्होंने कहा कि देखो, भारत के चुनाव आयोग ने एक ही दिन में करोड़ों वोट गिन डाले हैं, हमारे यहां पर अभी तक काउंटिंग चल रही है। उन्होंने यहाँ के मीडिया में जो चल रहा है वह चीज नहीं कहा। यहाँ के मीडिया, खासकर जो आरएसएस का सोशल मीडिया है और बाकी जितने गोदी मीडिया है, वो यह कह रहे हैं कि एलन मस्क ने यहाँ के चुनाव को फ्री एंड फेयर बताया, या उसमें कोई हपला घपला नहीं है, ये सब बात है। यह एलन मस्क ने नहीं कहा। उनका जो स्टैंड पहले था कि ईवीएम में घपला हो सकता है, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा है कि भारत जैसे देश में भी 64 करोड़ लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, मतदाताओं के वोट जो है वो एक दिन में गिनती कर दिए गए। यहाँ पे 5 नवंबर को हुआ था, 25 नवंबर निकल गया, 20 दिन हो गया। खासकर कैलिफोर्निया में अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे तो बैलेट पेपर है 95%, वो एक एक करके कर रहे हैं। और इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि भाई इसको जल्दी किया करो, ऐसा क्या तुम इसमें इतना टाइम लगा रहे हो। तो उनका सवाल सही है, और भारत का उदाहरण देख के कह रहे हैं कि देखो, भारत जैसे देश में जब हो रहा है, हालांकि वहां की जनता को समझना चाहिए कि भारत में ईवीएम है, खटाखट मशीन से कुछ घंटों में सब गणना हो सकता है, जो कि वहां पर संभव नहीं है। लेकिन यदि फ्री एंड फेयर करना है तो वहीं की सिस्टम को, जो हमारे यहां पहले कभी हुआ करता था बैलेट पेपर, उसको लाना होगा। जी, आपने शब्द इस्तेमाल किया खटाखट मशीन। क्या इस खटाखट मशीन से ही 230 से ज्यादा खटाखट सीटें महाराष्ट्र में मिल गई है? क्योंकि चुनाव के दौरान तो लग नहीं रहा था कि कोई लहर चल रही है, चुनाव के दौरान तो लग नहीं रहा था कि एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। एग्जिट पोल जो आ रहे थे वो तो ऐसा कुछ बता नहीं रहे थे। ये मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ, तो ये खटाखट मशीन के जरिए ही हो रहा है क्या सब कुछ? बिल्कुल। इसके पहले बिहार में भी, जहां की मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को मिल चुका हूं, जिन्होंने कहा था कि ये बदल दिया गया। आरजेडी के प्रवक्ता ने बोला था, और उन्होंने भगवान से दुआएं की थी कि जिसने बनवासी किया उनको कीड़े पड़े। खैर, वो कीड़े नहीं पड़ने वाले हैं। और उसके पहले आपको याद होगा, गुजरात का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां भी कांग्रेस थोड़ी सी आगे बढ़त ले रही थी, लेकिन रात के 12 बजे देर इन्होंने किया, वो घटना की। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र में किया कि रात वाली घटना नहीं करेंगे, संदेह बहुत सारा होता है, हम दिन में ही शुरुआती दौर में ही कर देते हैं। मुझे अब इसमें संदेह नहीं कि ईवीएम में खटाखट बदमाशी हो रहा है, और यह दबे जबान से कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो पहले कहा था उसकी इतने प्रतिशत मतदान पड़े, इतने पड़े, 1 घंटा बाद कुछ और कर दिया, 1 घंटा बाद कुछ और कर दिया, ये कहां से आ गए? खटाखट रूप से आ तो जाता है कि कितने वोट पड़े, उसमें एक का ही अंतर नहीं पड़ना चाहिए, और आपने लाखों करोड़ों में बदल दिए। तो यह साफ लग रहा है कि यह चीज हो रहा है। आपने महमूद प्राची, या वो हैं, कांग्रेस है, विपक्ष है, ये लोगों को बिल्कुल सड़क पे आना चाहिए कि जो वीवीपैट रखा उससे काउंटिंग फिर से करो, क्योंकि वह एक आधार बनता है। लेकिन यह लोग डर रहे हैं, पता नहीं खुद से डर रहे हैं, जनता से डर रहे हैं, यहाँ के ईडी वगैरह से डर रहे हैं। और ऐसा होगा तो ये जो भी प्रजातंत्र की वापसी चाहते थे वह संभव नहीं है, यह इसी तरह से खटाखट हारते रहेंगे। जी, नहीं तो लोग सवाल उठाएंगे कि महाराष्ट्र में जीत जा रहे हैं तो लोग प्रजातंत्र पे सवाल उठा रहे हो, और अगर झारखंड में खटाखट वोट निकल गए इंडिया गठबंधन के, वहां पे सब लोग खामोश हैं। कुछ ना कुछ दिखाने की भी कोशिश है कि भाई हम निष्पक्ष हैं।
नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? और वो जानबूझ से कर रहे हैं। कल ही आपने कहा था कि जो महत्वपूर्ण था हरियाणा वहां जीत गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में यदि जीत जाते तो बहुत बड़ा सवाल होता कि भाई कैसे जीत गए यहाँ पे। इसलिए उन्होंने वहां पे घपला नहीं किए, यह साफ नजर आ रहा है। और इनके बहुत बड़ी सोच है, पूरा राष्ट्रीय उसमें जितने भी बड़े बड़े आईएएस आईपीएस और इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, उन सब का हाथ है, जिसमें आरएसएस के भी कार्यकर्ता उसमें लगे पड़े हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब सिर्फ पार्टियां नहीं रह गई, अब सिर्फ सरकार नहीं रह गई, एक एक गली के अंदर आरएसएस का बंदा घुसा पड़ा है, एक एक घर के अंदर आरएसएस का बंदा घुसा पड़ा है। और इस चुनाव का जब तक उस बारीकी तरीके से जाकर समीकरण जो है समीक्षा नहीं की जाएगी, तमाम चीजें नहीं निकाली जाएंगी, विपक्ष जो है तोप के सामने ठूंठा तमंचा लेकर जब तक लड़ने की कोशिश करता रहेगा, चीजें बदल नहीं पाएंगी। अगली खबर हमारे पास पाकिस्तान से है, एक और जहां इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई धरना प्रदर्शन करने जा रही है पूरे देश से। वहीं जो पीटीआई का एकमात्र शासित राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं और मर गिर रहे हैं। जगह का नाम शायद कुर्रम है, जिला का जो भी है, और यह शिया सुन्नी का दंगा वह कहते हैं बहुत समय से चलता आ रहा है। जो इस रिपोर्ट में पढ़ रहा था वह भी कह रहा था कि वह कि जनता बड़ी शांत स्वभाव की है। तो यानी कुछ लोग जो हैं जिन्हें मिलिटेंसी की तरफ बढ़ाया गया है, जो भी कारण रहा वह किया गया, वो बनाया गया, स्वाभाविक रूप से नहीं है। और दूसरी चीज, इस आधार पे इराक के भी जो अयतुल्ला हैं उन्होंने भी कहा है, हमले की निंदा की है और कहा है कि वहां के लोगों को सुरक्षा दी जाए वगैरह दी जाए। तो धर्म के नाम पर सुरक्षा मांगेंगे तो वह नहीं होगा। मुख्य चीज है कि लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, गोलियां एक दूसरे पे चला रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, तकरीबन बराबर की संख्या मार रहे हैं। इस चीज को समझना चाहिए और इनके जो वास्तविक नेता है उन्हें सामने आना चाहिए कि भैया इससे तुम्हें फायदा क्या मिल रहा है। क्या यदि वास्तव में उनका गॉड एक है, भले ही तुम बट गए हो, शिया सुन्नी या दूसरे हो गए हो, तो क्या वो बड़ा खुश होगा कि आपस में लड़के मारो एक दूसरे को? वही हालत दूसरे धर्मों के साथ भी लागू होता है। तो यह बड़ा ही निंदनीय और बड़ा ही गड़बड़ चीज है, यह अच्छी बात कहीं से भी नहीं है। जी चलिए एक मजेदार खबर का रुख कर लेते हैं। हालांकि ऐसी खबर कल हमने की थी इक्वाडोर की उपराष्ट्रपति को लेके, और आज एक और उपराष्ट्रपति सामने आ गई है फिलीपींस की, वो सुपारी दे रही है अपने राष्ट्रपति की। पहले इनके पिता दुतेर्ते वह राष्ट्रपति हुआ करते थे 5 साल पहले, और वह भी अपने मतलब जो भी बकवास करना है, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी करना है, बड़े इसमें वो थे। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए मैंने गुंडों की एक फौज खड़ी कर रखी है। वही हमारे यूपी में भी हो रहा है, तो पुलिस के रूप में आ रहा है जो भी है। और उन्होंने पुलिस में उनकी भर्ती की और हजारों लोगों को मरवाया। ह्यूमन राइट्स के अवमानना के कारण उसके कारण आईसीसी में केस भी चल रहा है इनके खिलाफ। खैर, उनकी बेटी, शुरू में हुआ था जब चुनाव हुआ था कुछ समय पहले, राष्ट्रपति रॉड्रिग जो भी नहीं, रॉड्रिग पहले वाले थे जिनकी बेटी हैं, तो उनके और उनके बीच में जो हुआ तो अंततः कहा गया कि भाई ये उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीत भी गई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से अभी जो राष्ट्रपति हैं और ये उपराष्ट्रपति दोनों में बड़ा तनातनी चल रहा है। चीन के मामले पे, अमेरिका के मामले पर इनका कहना है कि तुम चीन से इस तरह की दुश्मनी मत मोल लो, और जो प्रधान राष्ट्रपति है वो कहता है कि नहीं, हम उनके साथ अमेरिका के साथ जाएंगे, इस पे लेके चल रही है। और इसके आधार पे जो लड़ाइयां इस हद तक आ गई कि इनकी जो चीफ एडवाइजर थी, ऑफिशियल महिला है, उनको उन लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ बयान दिया था राष्ट्रपति के खिलाफ, और उनको पकड़ के जेल में लेके जाने लगे कि महिला वार्ड में डाला जाएगा। और वो रोने लगी, बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में गई। इस पे इनको बड़ा गुस्सा है। उन्होंने आके पूरे बयान दे दिया कि हमने सुपारी दे रखी है कि यदि उसके खिलाफ या मेरे खिलाफ कुछ हुआ तो इस राष्ट्रपति को गोली मार देंगे। अब राष्ट्रपति के लोग पूरा करें कि इनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी एक तरह से कहें तो दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो रहा है। जनता के लिए एक मनोरंजन का विषय और कुछ नहीं, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जी अच्छी बात है, कम से कम नेता जिंदा तो हैं, अपना जो है वजूद दिखाने बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, वरना नेता तो आज वो हो चुके हैं शायद जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियां बची ही नहीं हैं। अब वो गलत या सही अलग मुद्दा हो सकता है जो फिलीपींस में हो रहा है। लाओस में खबरें चल रही हैं कि वहां पे जहरीली शराब पीकर लोग मर गए हैं, जबकि आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि वहां तो जाते ही लोग शराब पीने हैं। लाओस में शराब सस्ता मिलता है और वो लोग मिथेनॉल का प्रयोग करते हैं, हालांकि वो बैंड है।
मिथेनॉल करने से है क्या कि वो सस्ता है और तकरीबन आधे दाम में बन जाता है शराब, ना उसका खुशबू है ना रंग, इसलिए पता भी नहीं चलता है, और नशा भी जल्दी आता है। लेकिन थोड़ा भी अधिक हो गया तो वो मतलब बंदा मर सकता है। हमारे देश में पहले बड़ा हुआ करता था, अब हाल फिलहाल में किसी न किसी रोक लगा है। और ये विदेशी लोग जो अपने आप में कहते हैं बैक पैकर्स, यानी जो पीछे लगा के चलते हैं, आपको शायद आपके समय में नहीं था, मेरे समय में था, ये हिप्पीज हुआ करते थे। यानी ना देश है ना कुछ है, पैसा कम है, नौकरी मिला नहीं है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है, तो उठ के चल दिए, अपना कंधे पे कुछ लाद दिए और चल दिए, पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अकेले भी चल दिए, और कहीं से लिफ्ट मांग लिया, कहीं कुछ कर लिया, घूम फिर रहे हैं। तो ये जो लाओस पच के वहां पड़े रहते हैं, और लाओस को भी कुछ विदेशी मुद्राएं मिल जाती है, और इसमें ये जहरीला शराब मिल गया, कई लोग मरे हैं। अब इस पे हंगामा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है किसी खोज करें जो वास्तव में क्रिमिनल उनको छोड़े नहीं। ऑस्ट्रिया के भी हैं दो, डेनमार्क के भी हैं, यूएस के भी हैं, दर्जनों लोग मतलब इससे मरे हैं, अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है जी। चलिए, तो ये खबर हमने आपके सामने इसलिए रखी कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पी के लोग नहीं मर रहे, बिहार में ही नहीं मर रहे, विदेशों में भी मर रहे हैं। बचने के लिए बाबा जी के पास एक बड़ी खबर हो सकती है, उनके भक्त इसको आधार बना सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, देखो विदेश में बाढ़ आ रही है, अगर यहाँ की तो कौन सी आफत आ गई। अगली खबर हमारे पास है बेलारूस के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई। छात्रों के बीच पहुंचे और क्यों कहने लगे कि यहाँ पर तानाशाही नहीं चल रही है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, यह भी काफी बोलने वाले इंसान है, वहां का राष्ट्रपति है। और यूएसएसआर टूटने के बाद से बेलारूस ऐसा एक जगह है, हालांकि उसे अलग नहीं होना चाहिए था। यूक्रेन, बेलारूस और रूस से मुख्यतः एक ही तरह के कल्चर, यूक्रेन तो थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज भी है, यहाँ भी एक ही तरह का लैंग्वेज है बेलारूस के साथ। और यहाँ तक कि रूस ने अपने परमाणु हथियार भी वहां पर रखे हुए हैं। और बेलारूस हालांकि नहीं लड़ रहा है, शुरुआती दौर में बड़ा उम्मीद था कि बेलारूस भी रूस के साथ आके लड़ेगा, ट्रेनिंग इक्विवेलेंट है। और बेलारूस ऐसा देश है जो कि उसने यूएसएसआर, हालांकि जो टूटा वह एक पूंजीवादी देश बन चुका था, लेकिन फिर भी समाजवाद के कुछ अंश थे, यानी कोई भी भीख ना मांगे, बेसिक मिनिमम प्रोवाइड किया जाए, वो उस चीज को इन्होंने लागू रखा है। और यहाँ पे 10 वर्ष पहले जिस तरह से यूक्रेन में हुआ था, यहां भी कोशिश की थी अमेरिका वगैरह ने कि इनके सत्ता को हटाया जाए। असफल हुए तो कहते हैं कि यहां पे तानाशाही है। इस पे इन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही की जो बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बोलो तानाशाह है। हम कहा दूसरों देश में जाकर हंगामा कर रहे हैं, हमारे यहाँ कौन सा चिफ्टेन है, यानी एक बंदे की मतलब वो चल रही है, आपने हमें चुना इसलिए है और इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उनके बात में दम है, ऐसा कुछ नहीं है कि बकवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वास्तव में कहें तो वहां भी एक तरह का, हालांकि अभी कहें तो सोशल डेमोक्रेसी है, नहीं तो पूंजीवाद का ही एक रूप है जी। ज़ेलेंस्की ने फिर अपने सुर बदले हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर एक बार कहा है कि अगले साल जो है शांति स्थापित हो जाएगी। अभी तो वो दावा कर रहे थे कि अमेरिका की मिसाइल मिल गई है, फलाने की मिसाइल मिल गई है, रूस का अस्तित्व मिटा देंगे। मैं इसके बारे में सोच रहा था करीब 1-2 हफ्ते से, इसके बावजूद कि इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और इस्तेमाल कर भी सकते हैं। कल ही इन्होंने कुर्स्क में 5 अटैकम्स यानी अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल का उपयोग किया। तो इसमें मैं कहूंगा कि पहले इनका जो सुर था विक्ट्री यानी हमारी विजय होगी, दूसरा है रेजिलियंस यानी लचीलापन दिखाने की कोशिश की इन्होंने कि हम टिक सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद से आज की स्थिति देख लीजिए क्या है। अब उसके बाद से अंततः अब ऐसा लगता है कि सरेंडर यानी आत्मसमर्पण की स्थिति में आ गया कि भाई रूस जो है सो तैयार हो जाता है। और खासकर ये ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, इंडिया करके बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ जिसमें चाइना का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। उनके पास खुद भी एक प्लान है जिसके तहत समझौता हो सकता है कि रूस तैयार हो। साथ साथ यह भी करें कि रूस नहीं तैयार होगा, हमें पता है, इन्हें मालूम है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि सब करने के बाद से लाखों रूसियों, लाखों यूक्रेनियन को मरवा के, अरबों खरबों की संपत्ति बर्बाद करके, उन्होंने वॉर इंडस्ट्रीज को बहुत मौका दिया। और वहां का बोरिस जॉनसन आके कहता है, इंग्लैंड का उस समय का प्रधानमंत्री, कि व्हाट द हेल यार, गो विद द वॉर, मतलब क्या बकवास बात करो, लड़ाई करो। और ऐसा करने के बाद सब कहते हैं कि शांति करेंगे 2025 में। क्यों भैया, तुम्हें क्यों छोड़ दिया जाए? तुमने ये सब बर्बादी करवा ली अपने लिए, एक मन की सनकी के लिए, अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर, और अपने उसने अरबों खरबों का डॉलर का मतलब इसमें कमा लिया है। कई जगह उसने जगह जगह के बड़े बड़े विलास खरीदे हैं, वो जो छोटा शिप होता है मस्ती करने के लिए वो खरीद रखे हैं।
तो यह जो है इसकी कमजोरी ही नहीं दर्शाता है बल्कि इसकी पूर्ण बदमाशी भी दिखाता है। लेकिन अब यह इसको लगने लगा है कि भैया अब हम नहीं टिक पाएंगे। जी, सवाल यही तो पैदा होता है ना सर, ये खुद को यहां से बचाकर भागेगा या किसी देश में दूसरी जगह शरण मांगेगा और जो है शांति की बात करके यूक्रेन को बर्बाद करके निकल लेगा, या इसे डर सता रहा है कि यूक्रेन में इसके खिलाफ एक्शन होगा, या इसको लग रहा है कि ट्रंप आएगा अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो आगे धनवन तो मिलना नहीं है अमेरिका से, तो छोड़ देते हैं। क्या लग रहा है इसको? जहां तक यूरोप की बात है इसको शायद शरण ना मिले, भले ही फ्रांस जर्मनी दे दे क्योंकि पैसे बहुत है, इंग्लैंड की संभावना बनती है, ट्रंप भी शायद अपने यहां रख ले। लेकिन दूसरे इसके पास जो बनता है, जो हिटलर ने अपना रास्ता अपनाया था, देखें क्या करते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि दूसरे भी रास्ते और भी हो सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अमेरिका चुनाव से जुड़ी और अमेरिका से जुड़ी खबरों का। पहला जो अपडेट है इसमें वो ट्रंप के हवाले से आ रहा है। राष्ट्रपति वो चुने जा चुके हैं, कार्यभार उनको जनवरी में मिल जाएगा, लेकिन लगता है अदालतें अभी से उनके दबाव में काम करने लगी हैं। उनको जिस मामले में सजा सुनाई जानी थी उस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। यह वही है मसला जो था, यानी आर्थिक गड़बड़ियां की थी कंपनीज में पैसा लेकर छुपाने के लिए, जिस पॉर्न स्टार के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी। हालांकि उसका आधार लिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति रहते हुए जो सरकारी काम इन्होंने किया उस पे इनको आरोप नहीं लगाया जा सकता है। यानी जो सीक्रेट पेपर था उठाकर अपने घर ले गए थे वगैरह किए थे, मान लेता हूं, लेकिन यहां पे एक लड़की के साथ जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया वह कौन सा राष्ट्रीय काम था यार, और इसे कारण इनको छोड़ दिया। और बड़े इसके जो अंधभक्त वहां के बड़े खुश हो रहे हैं कि अब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो सारे जो भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया है उनसे अपने आप को बरी कर देंगे। जी, क्या एक नया कल्चर बन गया है क्या राजनीति का? जैसे हमारे यहाँ भारत में देखिए 12वीं पास को यहाँ पर शिक्षा मंत्री बना देते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट तड़ी पार कर देता है उनको गृह मंत्री बना देते हैं। खुद प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल है, ऐसे ही एलन मस्क और पे दुनिया भर के आरोप हैं। ऐसे ही जो कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं ट्रंप की, उन पर भी बहुत सारे आरोप हैं। ऐसा लग रहा है चुन चुनकर वो संगीन मामलों के आरोपियों को, दंगाई टाइप के लोगों को, जैसा आपने भी एक शब्द इस्तेमाल किया था फिलीपींस के राष्ट्रपति को लेकर, उन्होंने कहा हमारे पास गुंडों की फौज है, ऐसी फौज खड़ी कर रहे हैं। ये नया कल्चर है क्या? पहले ये लोग फौज खड़ी करते थे अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का, या मतलब गैंगस्टर का। अब ये लोग अब खुद ही सत्ता में आ गए, क्योंकि पूंजीपतियों ने देखा कि बीच में जो राजनीतिक आते हैं उनका अपना आइडियोलॉजी होता है, कुछ ना कुछ विचारधारा होता है, जैसे कांग्रेस का सेंट्रिस्ट है या दूसरे तरह का है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर कुछ अपनी कहने के हिसाब से नहीं कर सकते और सीधे के सीधे वैसे रख दें जिसने ना पढ़ाई लिखाई की है ना कुछ है, टेलीप्रॉम्प्टर देख के बात करना है, बातचीत करने का तरीका है, जनता को मतलब बझा सकता है। वैसे ही जैसे कि फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली के थे मुसोलिनी, बहुत अच्छा भाषण देता था वो, जनता बड़ी मोहित होकर सुनती थी। हालांकि उसने पूरे देश को नेस्तनाबूद कर दिया। बाद में भागते वक्त जब उसको मारा जाता तो कहा कि भाई ये क्या हो गया, एक समय था जो लोग मेरी बात सुनने के लिए पागल थे, आज मेरी बात सुनना तो छोड़ दो, आके मुझे मारना चाह रहे हैं। ये उसके समझ से बाहर की चीज थी कि जनता भी जग सकती है। तो ये परिवर्तन हुआ है और इन गुंडों का एकमात्र एक ही रास्ता है कि जन क्रांति हो और इन सबका सफाया किया जाए। बिल्कुल सही लाइन आपने कही है, और जब तक जनता नहीं उठ खड़ी होगी तब तक इनके हौसले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ट्विटर अधिग्रहण के मामले में बताया जा रहा है कि एलन मस्क को भी बड़ी राहत मिल गई है। इनके ऊपर मुकदमा था, एक चल रहा था कि ट्विटर का इन्होंने शेयर खरीदा था ट्विटर को खरीदने से पहले, और चुपचाप 10 दिन तक रखा बड़े सस्ते दर पे, इसलिए कि 9-10% इनको फायदा मिल गया। लोगों को नहीं पता था कि एलन मस्क खरीदने जा रहे हैं, और जब खरीदने लगे तब लोगों को पता चला, काफी सस्ते में 10% सस्ता में खरीद लिया। काफी ना कहें लेकिन 10% बहुत ज्यादा होता है, जो कि करीब 44 बिलियन का था, तो 10% तो $4 बिलियन हो गया। और इस पे इनको जब बुलाया गया था, एक डेट दिया गया था पिछले महीने या पिछले के पिछले महीने में, तो उस डेट पे हाजिर नहीं हुए और इसलिए इनके विपक्षी गए कि इनके ऊपर कोर्ट का अवमानना बनता है। और इनका कारण इन्होंने बताया कि डेट पिछले गया कि मेरा जो सैटेलाइट था लॉन्च हो रहा था उस दिन, बड़ा ही महत्वपूर्ण था, जो पूरे अर्थ के लिए है, पूरे पृथ्वीवासियों के लिए है, जिससे कि हम लोग स्टार लिंक देते हैं और इंटरनेट देते हैं वगैरह देते हैं। और इन्होंने साथ में यह भी कहा कि भाई जो लोग आए थे उस डेट पे, दूर दराज से आए थे, उनको पैसा लगा था, तो उनके पैसे देने को तैयार है। अब जरा सोचिए, ये इनका पूरा का पूरा अपना 322 बिलियन है, खरब मतलब उतना, अरब में मतलब है, ट्रिलियन नहीं, अरब में है।
बिलियन में है, और इन्होंने कुल मिला के जिनको आने जाने के पैसे दिए गए वो $5,000 है। कोर्ट ने इनकी बातें मान ली और ये बच गए। चलिए, यानी कि अदालतें अभी से वहां की भी रंग बदल रही हैं। अगली खबर भी कुछ इसी तरीके की है, जो इसी बात की ओर इशारा करती है और ये दिखाती है कि दूध की रखवाल बिल्ली बन गई है। एलन मस्क कह रहे हैं कि तेजी से दिवालिया हो रहा है अमेरिका, और उन्होंने बचाने के लिए कोई रोड मैप भी लॉन्च कर दिया है। रोड मैप तो कुछ नहीं है, एक मजाक चीज बन रहा है। यह तो मैं पहले भी अपने सुनने वालों को कह चुका हूं कि अमेरिका के ऊपर, हालांकि खुद उसका इकोनॉमी करीब 25-26 ट्रिलियन यानी खरब डॉलर के बराबर है, कर्ज उसके पास 34 या 35 खरब डॉलर का है, इसलिए दिवालिया हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कुछ एक्सप्लोड हो रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। दिवालिया हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, वो दूसरों की संपत्ति दबा के अपना टिका रहता है। और इनका, जैसे पिछले चुनाव में ट्रंप ने कहा था कि $34 बिलियन क्या है, ट्रिलियन डॉलर क्या है, वो जो बिटकॉइन है उसको बेच के हम दे देंगे। कितना झूठ है। बिटकॉइन यानी जो क्रिप्टो करेंसी है, मुख्य रूप से वो ऐसा करेंसी है जिसका आधार ग्राउंड पे नहीं है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के खरीद फरोख्त से एक मतलब कहें कि क्लाउड में या वैसा वर्चुअली चल रहा है बस। जी बिल्कुल सही आपने कहा, वर्चुअली चल रहा है, वैसा उन्होंने कर रहा है और उसका एक तरह से मजाक बन गया। और ये क्या बन रहा है, तो ये जो है सो डिपार्टमेंट ऑफ इफिशियंसी जो बन रहा है, जिसमें आपके विवेक रामास्वामी भी है। और ये क्या करेंगे, अब वैसे लोगों को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको और भगाएंगे, बहुत लोगों को भगाएंगे, मिलियन से भगा देंगे, और इससे कहते हैं कि अपनी बुढ़ती हुई इकोनॉमी को बचाएंगे। ये इतने मूर्ख और जाहिल लोग हैं। तुम्हारी इकोनॉमी इसलिए बुढ़ रहा है कि तुम तो बना तो बहुत कुछ रहे हो, खरीदने वाला नहीं है। युद्ध करवा के तुमने आर्म्स एम्युनिशन बेच रहे हो, लेकिन जो बाकी कुछ कर रहे हो सो खरीदने वाला नहीं है। तुम और निकाल दोगे लोगों को, और बेरोजगार होंगे तो क्या होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि देश इकोनॉमिक बचाओ, जनता गई भाड़ में। जी, अब बात करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। यहाँ सबसे पहला जो अपडेट है वो एक अमेरिकी सीनेटर के हवाले से है। उसने कहा कि आईसीसी पर फौजी हमला कर देना चाहिए। टॉम कॉफिन है ये। और सबसे पहले बता दूं कि AIPAC से, मतलब ये यदि सीनेटर जिनको पैसा मिलता ही होगा, अपना भी होगा या, और अब जो है ये अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन इजरायली के उसका जो पब्लिक अफेयर कमिटी है उससे पैसा लेते हैं। AIPAC की मैंने पहले बात कर रखी है, और इसका काम है कि अमेरिका में इसके सैकड़ों ब्रांच है, इजराइल में तो खैर है ही है, मिडिल ईस्ट में कई जगह भरे हुए, लंदन और यूरोपियन यूनियन भी। इनका काम है कि इजराइल के अगेंस्ट में कुछ भी होता है उसका विरोध करो, और इनके पास बिलियंस एंड बिलियंस मनी है, ये खरीदते हैं और इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं। और ये एक लॉ बना है अमेरिका में, देखिए बदमाशी। लॉ इनका क्या है, 2002 में बना है, यूएस लॉ, जिसका नाम है द हेग इन्वेजन। हेग यानी जहां आईसीसी का हेडक्वार्टर है जी। यानी आईसीसी कुछ वारंट इशू करता है या इनके जनता के खिलाफ कुछ करता है तो उसको बचाने के लिए काम करेंगे। यानी खुलेआम रूप से कोर्ट के ऊपर उड़ रहा है, और इसके लिए जरूरत होगा तो केवल अपने ही जनता को नहीं, अपने से जो साथ में हमारे साथी नाम इजराइल, और वहां के इस्तेमाल का जरूरत पड़ेगा तो मिलिट्री का भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये खुलेआम ये बात कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि जो उनके हेड है यानी करीम खान, वह जो है सो एक पागल इंसान है, खतरनाक पागल इंसान है। यानी जो मर्जी हो बोलते रहो, जो मर्जी हो करते रहो, पूरा दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में, मुट्ठी नहीं तुम्हारे लात के, तुम्हारे पैर के नीचे है। यह है अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक चरित्र। जी, जो बोलते रहो, जो करते रहो, वो तो लगता है नेतन्याहू पे भी लागू हो रहा है, क्योंकि उसके मोसाद के या सिम्बैट के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा झुक जा, समझौता कर ले, जंगबंदी कर ले। वो तो सुन नहीं रहा सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यह खबर। यदि ये दो इनका मेन इंटेलिजेंस के चीफ कर रहे हैं कि यह मौका है, चूंकि हमास कमजोर पड़ चुका है और इसलिए हमें समझौता कर लेना चाहिए, वो मान जाएंगे। लेकिन यह कहता है कि नहीं करेंगे, हमें हमास खत्म करना है। इसका कहना है कि यदि हमास रहेगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा, और ये लोग नहीं समझ रहे कि हमास को अब नहीं खत्म कर सकते। या तो अब पूरे के पूरे गाजा पट्टी में जितने बच्चे औरतें खत्म कर दो, ताकि वह आगे 100 साल में कोई भी फिलिस्तीनी वहां पे ना आए, तब वो अलग बात है। वही हालत आपको पैलेस्टीन के दूसरे क्षेत्र में यानी वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, यहां तक कि यमन और लेबनान जो है वहां करना पड़ेगा। और जो उनकी चाहत है एक तरह से कहें, धीमे धीमे करके वो अमेरिकी सैन्य अड्डा जो है या ग्रेटर इजराइल की जो ख्वाब है उसको तरफ कर रहा है।
तो यह तो बिल्कुल मतलब खूंखार भेड़िए हैं, या वह जंगली कुत्ते हैं जो कि भैंसा के पीछे, जंगली भैंसा के पीछे पड़ा रहता है। जब वो अटैक करता है तो पीछे हटता है, लेकिन फिर बाद में आकर उस पर काउंटर अटैक करता है, तब तक जब तक कि थक के हार ना जाए, उसको खत्म ना कर दे। वहां पे जंगली कुत्ता और भेड़िया अपने पेट की भूख मिटाने के लिए करता है। ये इंसान नहीं, ये पागल हो चुके हैं और अपनी सत्ता की हवस और उसकी भूख को ये कंट्रोल नहीं कर सकते और ऐसी हरकत करते हैं। जी चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूएई में कोई यहूदी रब्बी, जिसे आप यहूदी मौलवी, यहूदी पंडित, जो भी आप कहना चाहें अपने हिसाब से वो कह सकते हैं, वो गायब हो गया है। दो तरीके की खबरें चल रही हैं कि साहब उसका किडनैप कर लिया ईरान वालों ने। अब हो सकता है ईरान वालों ने किया हो, क्योंकि यूएई में ईरान का इंटेलिजेंस काम करता है। कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि वहां पे एक बंदे को इन्होंने पकड़ के लाया था और उसको फिर अंततः फांसी की सजा दी थी। जमशीद शमेद करके कुछ नाम था, जर्मन का था, जर्मन का। हाँ, आधा जर्मन आधा ईरानी था। उसको लेके गए, इतना हंगामा हुआ। जब उसको फांसी दे दी गई तो उसे कुछ दिन बाद ईरान सरकार ने कहा था कि नहीं, खुद ब खुद मर गए। जो भी हो, तो इसकी संभावना बनती है, लेकिन यह कहना कि ईरान ने ही अगवा कर लिया है, यह भी ठीक नहीं, जब तक कि कुछ कंफर्म नहीं होता है। और इसमें वेस्टर्न और इजरायली मीडिया अभी तक या उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। देखते हैं क्या होता है। चलिए अगली खबर भी ईरान से ही ताल्लुक रखती है। यहाँ के वित्त मंत्रालय में विदेशी एक्सपर्ट्स, विदेशी सलाहकार रखे जा रहे हैं, एडवाइजर रखे जा रहे हैं। क्या उससे ईरान की वित्त व्यवस्था सुधर जाएगी, या विदेशी रखने से जो विदेशियों से संबंध बिगड़े पड़े हैं ईरान के, वो बेहतर हो जाएंगे? दूसरे वाले की संभावना है। जहां तक उनकी अर्थव्यवस्था सुधरने की बात है, सलाहकार ऐसा कोई चीज नहीं जो कर ले। ईरान का जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, रियाल है, जो भी है, वो एकदम खतरे में है, खत्म हो रहा है। वहां का इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, कंट्रोल में नहीं है। हालांकि वहां का 80% जो संपत्ति है वह सरकार का है, आईआरजीसी के हाथ में हो या जिसके अंदर में हो, उसे कंट्रोल में है। तो वह तो तुम्हारे हाथ में है, यदि तुम उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो अलग बात है। हाँ, तुम्हारा मेन आधार था तेल बेचना, तुम नहीं बेच पा रहे हो पूरी तरह से, और इससे कारण अब तुम विदेशी ला रहे हो सलाहकार। हालांकि विदेशी सलाहकार ईरान में 1905-10 से आ रहे हैं, जब यूएसआर नहीं तो उस समय से। अमेरिका से उन्होंने मांगा था, अमेरिका देने को नहीं तैयार था। जैसे भी हुआ अमेरिका से आया, छोटा सा मैं बता रहा हूं, और जब अमेरिका से आया तो उसने बड़ी तेजी से सुधार शुरू किया। कारण था कि रूस के जो लोग आके लूटते थे उसको बंद कर दिया कि रूसी तुम बाहर जाओ। जो उस समय यूनाइटेड किंगडम का जो था ईरान के ऊपर आर पार, तो उसको भगाया। इन दोनों देखा बड़ा गड़बड़ बात हो रहा है, इसको भगाया। फिर उसके 10-15 साल बाद दोबारा है, उसने ये तिबारा है, उसके बाद से इन्होंने धमकी दी। तब तक यूएसआर बन चुका था और उसके बाद से तब जाके ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनका है कि विदेशी वो ले आओ, यह गलतफहमी है। यहाँ पे चीन के द्वारा लाके अब तुम मूर्ति बनवा रहे हो, चीन के द्वारा आके यहाँ पर रेलवे लाइन में, जापान से तुम फास्ट रेलवे ट्रैक बना रहे हो। हमारे वैज्ञानिक और हमारी संपत्ति इतनी कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनना सीखो। जी, ये बिल्कुल सही बात है, सिर्फ डायलॉग नहीं होना चाहिए। अगली खबर भी ईरान से ही है। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर लगाए गए प्रतिबंध के आधार पर ईरान मुआवजा मांग रहा है अमेरिका से। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है। मुआवजा उस रूप में मांग रहा है कि भाई जो तुमने रोक लगा दी है, और अभी हाल फिलहाल में हंगामा बन रहा है कि उसका परमाणु संवर्धन लेवल जो है सो 60% जा चुका है। इतने उसके पास संवर्धित परमाणु हैं कि वो हथियार बना सकता है, बाकी सब फैसिलिटी है उसके पास। और कह रहा है कि यदि आप चाहते हैं, इनके सलाहकार ने कहा कि हम परमाणु बम ना बनाए तो हमारे साथ कई मुद्दों पर आना पड़ेगा। एक तो वह जो कि एक आपने संगठन जो बनाया था, एक फोरम बनाया था, संगठन फोरम बनाया था, जिसमें अमेरिका निकल गया था ट्रंप के जमाने में, उसमें वापस आए या नए तरह की कुछ बात करें, आईईए के साथ दूसरे लेवल पर बातचीत हो, और हमें वह सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दूसरे देशों के ऊपर होता है, प्रतिबंध हमारे ऊपर खत्म किया जाए। ये सब डिमांड है। मुझे पक्का पता है कि ट्रंप ये नहीं मानने वाला है। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रंप ये नहीं मानने वाले हैं, और देखते हैं क्या होता है। वैसे आप बार बार ये भी कहते हैं कि ट्रंप पर भूत चढ़ा हुआ है, वो शांति दूत अपने आप को पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं ताकि उनको नोबेल मिल सके। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या वाकई में इराक से, सीरिया से फौजें वापस हटेंगी? क्या वाकई में गाजा जंग रुकेगी? और यूक्रेन रूस के बीच जो चल रही जंग है उसके तो आसार दिखने ही लगे हैं। बार बार ज़ेलेंस्की का कहना कि अगले साल जंग खत्म हो जाएगी बहुत सारे सवालों को पैदा करता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।